हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्मार्ट नॉलेज। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गृह विज्ञान का, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो से पहले आपको ऑलरेडी हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सैंपल पेपर कंप्लीटली सॉल्व करके समझा दिए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी सैंपल पेपर हम आपको करवा रहे हैं। कोई मिस हो जाए वीडियो तो वहां से देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में हम अपने चौथे सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से। और जो भी क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा वो सारी के सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके आपके फाइनल एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे सेक्शन नंबर ए से। तो सेक्शन ए में सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें पहले हम 14 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन बी के हम 4 टोटल यानी कि 18 एमसीक्यूज को सबसे पहले देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों, पारिवारिक आय का वह अंश जो कि भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए परिवार की कुल आय में से बचाया जाता है, क्या कहलाता है? अरे सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में क्या है कि जितना पैसा आता है, कमाया जाता है, उसमें से आप 10% 20% बचा के रख लेते हो अपने भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? सी सिमरन, ऋषि, अमन, वहीदा, पूजा, खुशबू, रचना, पूजा, सुमित, सैफ, स्कैरियत। वेरी गुड, ये बचत कहलाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना? इसी प्रकार से इंग्लिश में ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेविंग कहलाता है। हार्ट हैकर सजी सी, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हम जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, जैसे आपका लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि आपको होम साइंस का एग्जाम देना है, तो होम साइंस के एग्जाम के लिए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो अब आपको उसके लिए कार्य करना है। तो कार्य करने के चरण को क्या कहते हैं? आपने तैयारी करनी शुरू कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट से, इसको क्या बोलेंगे? चलिए बहुत अच्छे, पूजा राइट आंसर है आपका। ऋषि, रचना, खुशबू, आप तीनों का गलत है। ठीक है, साहिल, माही, कुलदीप आपका राइट है। ठीक है, कार्यान्वयन, अरे सिंपल सी बात है, आपने कोई भी प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग के लिए जो आपने काम सोचे थे आपने उनको करना शुरू कर दिया, तो क्या कहलाएगा? क्रियान्वयन यानी कि कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा, है ना? चलिए, और थर्ड क्वेश्चन, सामान्यतः परिवारों में जो गृहिणी होती हैं, इनके लिए सुबह का समय कैसा होता है? ये तो बहुत आसान है, जैसे आप भी अभी खास करके जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा लेट कर पाएंगी कि घरों में जब सुबह सुबह का टाइम होता है, इवन नाइट का भी टाइम होता है, डिनर की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर की, तो इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे भाई बहुत सारा काम करना पड़ता है ना? सुबह सुबह भी और रात के टाइम पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ये जो हमारा समय प्रबंधन का सिद्धांत है ना, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, एक्सेसिव वर्क टाइम। ओके, चलिए, अच्छा ये वाला बताओ बच्चों, ये काफी अच्छा है कि जब कताई बुनाई की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद में एक कपड़ा तैयार किया जाता है जो कि बहुत ही गंदा होता है, मैला होता है, खुरदरा होता है, बहुत ही बेजान सा लगता है, कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता है, इसमें रोए गांठें पड़ी हुई होती हैं, सिलवटें पड़ी हुई होती हैं, कोई भी इस कपड़े को नहीं खरीदता है। तो वो क्या कहलाता है? कताई के तुरंत बाद वाला, कताई होगी बुनाई होगी पूरी तरीके से, जैसे आप जीन्स पहनते हैं, इसकी कताई बुनाई हो गई, अब वो बहुत ही गंदा है, मैला कुचला खुरदरा सा है, ठीक है, उसमें रोए उठे हुए हैं, सिलवटें पड़ी हुई हैं, बहुत ही पुराना सा लग रहा है, तो ऐसे वस्त्र को क्या बोलते हैं? डी, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों का राइट आंसर आया है ग्रे वस्त्र बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखो बच्चों, यहां पे आपके एक ही साथ में कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? देखो, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि ICMR, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? देखो, इसका इंग्लिश में नाम है नेशनल क्या नाम है? क्या नाम है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ICMR। तो इसके बारे में ध्यान से देखो कि ICMR जो है, इसके द्वारा निर्धारित बच्चे की उम्र, उसके हिसाब से जो भी टीका या वैक्सीन लगाई जाती है, इसके बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। चलिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत के बाद उसे कौन सा टीका लगाते हैं बच्चों? उससे लगाते हैं BBC टीका, ठीक। उसके बाद में जब बच्चा तकरीबन 6 वीक का हो जाता है, तब उसे 3 तरीके के टीके लगते हैं, कौन कौन से? एक तो OPV लगता है, फिर DPV लगता है और हेपेटाइटिस B लगता है, ठीक है। जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाता है तब कौन सा लगता है?
तब उसे ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी ये भी लगता है, ठीक है। जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाता है तब उसे ये लगते हैं, ठीक है। जब 9 से 12 का होता है तब उसे लगता है खसरा टीका, ये भी ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। एस के सर मुझे अभी भी सही से नहीं दिख रहा है। देखो बच्चों मेरे यहाँ से क्वालिटी एकदम बढ़िया है, 5G वाईफाई स्पीड के साथ में, ठीक है। आपके हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो, तो वैसे एक अच्छा ऐसे ही कर लेना, हो जाएगा। ओके, ऑल करेक्टेड, वेरी गुड, ऑल करेक्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लीजिए, ये सारी की सारी बातें आपका करेक्टेड है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए अभिकथन कारण आ गया बच्चों। अभिकथन में कहा गया है कि तय अवधि में किए जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करना समय योजना कहलाती है। यानी कि आपको एक टाइम पीरियड दे दिया है, उस टाइम पीरियड में आप जो भी कार्य करोगे उसकी पहले ही आपने सूची बना ली है, तो उसको क्या बोलेंगे, समय योजना, ठीक है। टू डू लिस्ट टाइप नहीं होता है वैसा कुछ। कारण समय योजना आपके समय के सदुपयोग को करना सिखाता है, यानी कि समय योजना से आपका समय का सदुपयोग बढ़ता है, आप समय का अच्छा उपयोग कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कीर्तिका चौधरी ए हो जाएगा सर जी इसका, वेरी गुड। साहिल ए, कुलदीप ए, सुमित ए, पूजा ए, ऋषि। सर ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। खुशबू क्रिएटिविटी वर्ल्ड बनाएंगे आज ही, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आज ही वीडियो आएगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला एकदम करेक्ट है। चलिए इसी का इंग्लिश में देख लेते हैं कि असेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसकी एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां बताओ कि दालों और फलियां ये खाद्य वर्ग डैश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि दाल, फल और खाद्य वर्ग इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा योगेंद्र बी, ऋषि वी, वेरी गुड। विटामिन क्या नाम है, प्रोटीन पाया जाता है दाल में, फलियों में, खाद्य वर्ग में, इसमें। अथवा देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब शिशु जो है ना, एक छोटा सा नवजात बच्चा जब ये पहली बार रोता है तो उसका वो कौन सा विकास दिखाता है कि बच्चा रोया है, तो ये कौन सा विकास है उसका। तो इसका भी राइट आंसर क्या है बच्चों, ये उसके भाषा का विकास है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका इसका बी राइट हो जाएगा, और इसका भी देखेंगे तो आपका बी है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि टॉडलर की अवस्था की आयु कितनी होती है। एक जो टॉडलर बच्चा होता है वो कितने ईयर तक का होता है, ठीक है। 11 से 19 वर्ष का, अरे नहीं सर जी ये तो किशोर होते हैं ठीक है। 6 से 11 ये भी नहीं हो सकता है, 2 से 6 या 1 से 2 इनमें से कोई एक होगा। राइट आंसर आया सबसे पहले करीना गुप्ता, एंड सेकंड पे माही, थर्ड पे अमल, ठीक है, अमन, ऋषि, सूरज, वेरी गुड। 1 से 2 वर्ष के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चा कि टॉडलर के लिए जो सबसे अच्छा परिधान होता है, ठीक है, सबसे अच्छा परिधान कौन सा होता है, क्या नाम है उसका, बताओ एक बार बच्चों। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है, उसके लिए मैं पे क्लैपिंग भी करूंगा, ठीक है। चलिए कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा इसका कि बच्चे के लिए, टॉडलर के लिए सबसे उपयुक्त परिधान कौन सा होता है। झबला, करीना गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और कौन बता रहा है यहाँ पे, शाहिल, ऋषि, माही, चलिए बहुत अच्छे, झबला, झबला। ये कॉटन कौन कह रहा है भाई, हीना। देखिए मैंने परिधान की बात की है, ऋषि की बात नहीं की है, ठीक है। चलिए अथवा आ जाता है बच्चों कि किस देश को मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात है, जिस देश में हम रहते हैं यानी कि भारत को जाना जाता है। ओके, एमसीक्यू का तुक्का मारने का कोई ट्रिक, अगर तुक्का मारने का ट्रिक होता तो मैं आपको बता के अपना टाइम नहीं बचाता, आपका भी टाइम बचाता मैं फिर तो, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसका भी आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि गृह विज्ञान का अध्ययन उच्चतर स्तर पर करने के लिए सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना हुई, या फिर सबसे पहले किस कॉलेज में इसको स्थापित किया गया। सी, वेरी गुड, लेडी इरविन कॉलेज में। और ये सबसे पहले कहाँ खोला गया था बच्चों, सबसे पहले ये खोला गया था दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे सी वाला राइट है। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार के संचार में ग्राही और प्रेषक के मध्य निकटता व प्रत्यक्ष संपर्क होता है। अर्थात आपने 11th की वो जो संचार अभिव्यक्ति माध्यम वाली किताब होगी ना, उसमें पढ़ा होगा
कि ऐसे कौन सा संचार होता है जिसमें संचार को ग्रहण करने वाला और प्रेषक ये आपस में एक दूसरे के पास ही होते हैं। ठीक है, योगेंद्र ए हो जाएगा सर जी, वेरी गुड। अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संचार इसको बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक। ओके, इसमें प्रेषक और ग्राह्य दोनों निकट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है कि जन्म से लेके 6 महीने तक शिशु को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक बच्चे को जन्म से लेके आगे तक कितनी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे एक बार, कितनी आवश्यकता पड़ती है। ओके, हीना एंड कीर्तिका, वेरी गुड, राइट आंसर 92 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अच्छा ये बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म के समय बच्चे का एक जो सामान्य भार है, ठीक है, क्या मैंने पूछा है, सामान्य भार कितना होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय सामान्य भार उसका कितना होना चाहिए। ओके, बताएंगे सारे बच्चे एक बार। पूजा श्रीवास्तव सबसे पहले 2.5 से लेके 3 kg, बहुत बढ़िया। अमन ऑल्सो, योगेंद्र, हीना, मूवी बॉय 2.5 से 3, ठीक है, बहुत अच्छे। ये 1 से 2 kg कौन है, वहीदा, नहीं 1 से 2 kg नहीं, 2.5 से लेके 3 इतना होना चाहिए। इसके लिए 10 ग्राम, अरे 10 ग्राम तो कुड़कुड़ा भी नहीं आता है। चलो, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपका बी करेक्ट है। अगला है बच्चों कि आपके अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध और भूमिकाएं स्वयं का डैश है, अर्थात जब आप जो है अन्य व्यक्तियों के साथ में अपने अच्छे संबंध बनाते हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं, तो ये स्वयं की किस अवस्था को दर्शाता है, किस पक्ष को दर्शाता है। डी योगेंद्र, पिकाचू, तनु, राइट, एम आई राइट। ठीक है, सामाजिक पक्ष, वेरी गुड, सामाजिक पक्ष को दर्शाता है। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। स्टोन माइंड, सर जी 5 किलो का बच्चा स्वस्थ होगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू होम साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के बच्चे के जन्म के समय वजन मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 3 होना चाहिए। ठीक है, कौन सा तत्व प्राकृतिक ब्लीच है, प्राकृतिक ब्लीच है यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे हो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, इसे तो खुद बनाया जाता है। घास भी, ये भी है। अमोनिया, ये भी, मतलब ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो सी वाला, खुशबू क्रिएटिविटी वर्ल्ड, सी हो जाएगा, वेरी गुड। ऑप्शन आपका जो सी है ये हो जाएगा प्राकृतिक ब्लीच, तो यहाँ पे आपका सी वाला हो गया। आगे देखो बच्चों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है, अर्थात आपने कोई भी प्लानिंग की, ठीक है, उस प्लानिंग का क्या आपने जो परिणाम सोचा था, ठीक है, और आपको क्या परिणाम मिला है, इन दोनों की आपस में जब तुलना की जाती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ए बोलते हैं सर जी, वेरी गुड, ए यानी कि उसको बोलते हैं मूल्यांकन। आपने जो कुछ भी सोचा था, उसको जितना आपने सोचा था उससे उसका कितना आपको मिला है, उसको मूल्यांकन बोलते हैं, इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, वैल्यूएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अभी तक के सेक्शन 1 के 14 एमसीक्यू आई होप आपको समझ में आ गए, समझ में आ गए सारे बच्चे, तो एक बार बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है तो यस सर जी, और फिर आगे बात करते हैं। ओके, और तब तक जिस भी बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए 50+ बच्चे वॉचिंग पे हैं लेकिन लाइक अभी मात्र 15 से 20 ही है। ठीक है, तो लाइक करते चलिए फटाफट से सारे बच्चे। ओके, जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए ताकि और भी बच्चे से ज्वाइन हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि सेक्शन बी है, और ये हमारा केस स्टडी वाला है। ओके, देखो, मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान, हम जीव विज्ञान व जीवधारियों के अपने पर पर्यावरण से आपके संबंध के बारे में पढ़ते हैं। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सिर्फ घर के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये एक अंतर विषय है। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए यानी कि मानव विकास के लिए जरूरी होते हैं। गृह विज्ञान अपने आप में ही एक अंतर्गत बहुआयामी क्षेत्र है जिसके कई अन्य उपक्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, ओके, अब इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों,
कि गृह विज्ञान विषय सबसे पहले किस विद्यालय में पढ़ाया गया था, तो सबसे पहले किस में पढ़ाया गया था बच्चों, सभी को पता होगा इसका आंसर, है ना। जी सर जी, सबको पता है, लेडी इरविन कॉलेज में, ठीक है। वो कहाँ खोला गया था, दिल्ली में। गृह विज्ञान क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को आंतरिक सज्जाकार बनना है तो उसे किस क्षेत्र का चुनना चाहिए, यानी कि अगर उसे आंतरिक सज्जाकार बनना है, ठीक है, तो उसे कौन से क्षेत्र का उपयोग, मतलब कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, सोचो फटाफट से। सैफ, वेरी गुड, ए राइट आंसर आपका। अनु, पिंकी रॉन्ग है, काजल रॉन्ग, मूवी बॉय ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। साहिल ए, पूजा श्रीवास्तव ए, विशाल, ऋषि, करीना, तनु, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा संसाधन प्रबंधन, ठीक है, ये चुनना चाहिए। उसके बाद एक शिशु की देखभाल करने के लिए उससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में हम किस क्षेत्र में पढ़ेंगे, अर्थात एक शिशु की देखभाल जो है उससे संबंधित जुड़ी जो भी उसकी विशेषता हैं उसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से बताएंगे बच्चे किस में पढ़ेंगे हम। ओके, डी आहार और पोषण में, बिल्कुल भी नहीं। ओके, बी, वेरी गुड, ये आपका यहाँ पे मानव विकास हो जाएगा, किसके अंतर्गत, मानव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब लेडी इरविन कॉलेज के साथ में तो बता दिया आपको, दिल्ली में है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए कि इन विच यूनिवर्सिटी वाज द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस इन फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो लेडी इरविन कॉलेज में, ठीक है। एंड इफ अ पर्सन वांट टू बिकम अ इंटीरियर डेकोरेटर फ्रॉम द होम साइंस फील्ड्स, इन विच फील्ड शुड वी चूज, तो रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड इसका आपका देख लेंगे यहाँ पे बी हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी, रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी, इफ यस फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे, फिर आगे बात करते हैं। किसी ने 12th फेल मूवी देखा है क्या, अरे पढ़ लो बेटा, मूवी देख लेना बाद में, ठीक है, अभी एग्जाम चल रहे हैं। यस सर जी, चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है कि सेक्शन नंबर सी है हमारा। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर देखो 2 नंबर के टोटल आपके हैं तो वैसे 7 क्वेश्चन, लेकिन अथवा मिला के 9 है, और इस पेपर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अमन सर जी फेस कैम कीजिए। फेस कैम अभी पता है क्या है कि पिछले दो यानी कि अब मान लीजिए 48 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ, तो उसकी वजह से अभी फेस पे 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है, तो देखिए संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है, वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ वो एकदम पर्याप्त मात्रा में हो, सही अनुपात में हो, जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता हो। अर्थात एक आहार ऐसा हो, ठीक है, उसके अंदर वे सारे खाद्य पदार्थ हो उतनी मात्रा में, उतने अनुपात में जितने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए चाहिए। जैसे कि जितने हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल, रेशा जितना चाहिए उतना ही हो, उसी को हम संतुलित आहार बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न कैसे बदलते हैं, तो किशोर अवस्था में बहुत सारे तरीके हैं कि आहार संबंधी पैटर्न बदलते हैं। इस अवस्था में 2 भोजन के बीच में खाने की आदत देखी जाती है, यानी कि 2 भोजन के बीच में खाने की आदत देखी जाती है। उनके लिए खाने का चयन खाने के समय अथवा स्थान से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि खाने का चयन जो है ना वो समय और स्थान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ठीक है। वो बार बार छोटा छोटा खाना खाते हैं, कभी कभी डाइटिंग भी कर लेते हैं, फास्ट फूड खाते हैं ज़्यादातर, फल सब्जियां बिल्कुल ही नहीं खाते, हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए लेकिन हम खाते ही नहीं है ना। ऐसी कुछ आदतें जो हैं इन किशोरों में विकसित होती हैं। ओके, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, बाय से टेक केयर, बाय 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 बाय। ओके, एंड उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में जाकर कि डिफाइन अ बैलेंस्ड डाइट, तो डेफिनेशन क्या है बैलेंस्ड डाइट की, उसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंड इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डाइटरी पैटर्न्स चेंज इन एडोलसेंस, तो कैसे चेंज होता है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, जोलो चिप, ये कौन सा चिप होता है भाई? क्वेश्चन 20, सूत और धागे में अंतर बताइए। तो सूत और धागे में देखिए नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ही कम अंतर होता है। कैसे? सूत शब्द अक्सर जो है ये कपड़े के विनिर्माण में उपयोग लाया जाता है। इस शब्द का उपयोग किसमें होता है? कपड़े के विनिर्माण में। जबकि धागा क्या है?
धागा वो उत्पाद है जिसे कपड़े को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपकी टी शर्ट है, टी शर्ट में जो बारीक बारीक से आपको धागे दिखते हैं ना, वो धागे हैं, वो उत्पाद है उस कपड़े को जोड़ने के लिए, जबकि सूत जो है निर्माण को दर्शाता है उसके। ठीक है, इस प्रकार से। डिफरेंशिएट बिटवीन यार्न एंड थ्रेड, तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें आपको दी गई हैं। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन 21, आपके रसोई घर में कार्य करने के मुख्य स्थान क्या है? तो रसोई घर में 3 प्रकार के कार्य करने के स्थान होते हैं। कौन कौन सी? खाना बनाने से पूर्व तैयारी का स्थान, ठीक है, खाना बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तैयारी कर लो। फिर खाना जहाँ पक रहा है वहाँ पे, जैसे जहाँ पे चूल्हा वगैरह रखा होता है ना, वो वाला स्थान। और तीसरा स्थान होता है जहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं, सारे लोग खा चुके हैं, बर्तन साफ करने हैं, है ना, ये चीज़ें। सर मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने स्टडी नहीं कर पाई है। नहीं कर पाई है तो जो वीडियोस आ रही है आप उसको अच्छे से देखते चलिए। और देखिए अभी 1-2 दिन में ही जो वीडियोस आ रही हैं आपकी, आज और कल में, आप उसको भी देख लेंगे ना, तो पास तो छोड़ो, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके, बट एकदम ध्यान से, अगर नहीं भी पढ़ाई है तो भी। ठीक है, चलिए, व्हाट आर दी मेन प्लेसेस टू वर्क इन किचन, तो कौन कौन से मेन प्लेसेस हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो क्वालिटी क्लियर नहीं हो रही है, क्वालिटी आप बढ़ाइए अपने फ़ोन की, ठीक है, तभी क्लियर होगी। अब देखो, व्यक्ति की चयापचय दर से क्या समझते हो आप? तो व्यक्ति की चयापचय दर क्या होती है? इस शरीर में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ के टूटने, यानी कि अपचय, यानी कि ये कह लीजिए कि उसके पचने के नए घटकों के निर्माण, उपाचय के सम्मिलित को चयापचय कहते हैं। अरे सर जी, ये तो समझ में ही नहीं आया। देखो, व्यक्ति की चयापचय दर क्या होती है कि जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो खाने के दौरान जब खाना कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी हमने खाद्य पदार्थ ग्रहण किया है, अब वो हमारे पेट में जाएगा, पेट में जाके वो टूटता है, ठीक है, उसका बेसिकली क्या होता है, पाचन क्रिया में कार्य शुरू हो जाता है, जिससे कि नए घटकों का निर्माण होता है, इसी को चयापचय बोल देते हैं। जिस दर से शरीर में चयापचय की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी को चयापचय की दर बोलते हैं। अर्थात जैसे जैसे हमारे शरीर में खाना पचता है, वैसे ही वैसे हमारी जो दर है वो बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, ऐसे, है ना, ये चीजें थी। ओके, अगला इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन मेटाबॉलिक रेट, तो इसके बारे में ये पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है बच्चों, कि ड्राइकीन के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल में आने वाले किन्हीं 2 विलायकों के नाम बताइए। तो 2 विलायक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एथिलीन और दूसरा है पेट्रोलियम विलायक। एक एथिलीन होता है, एक पेट्रोलियम विलायक होता है, बस हो गया आंसर। ठीक है, अगला, नेम ऑफ एनी टू सॉल्वेंट्स विच आर मेनली यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, आंसर टू, क्या नाम है, टू सॉल्व्स, मतलब ये दिया हुआ है कि इसके बारे में आपको लिखना, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि दूसरी वाली लाइव है ना, उसमें भी बच्चे अभी ज्वाइन हो रखे हैं, उनको होना चाहिए था इस वाले में ज्वाइन, अभी वो वहाँ उस वाले में ज्वाइन है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 24, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार में है? देखिए, इस पेपर में या फिर अगले पेपर में ही संसाधनों का जो वर्गीकरण है ना, 3 टाइप में, उसको समझा दूंगा आपको। फिर दृश्य डेटा क्या होता है, तो कई बार पूछ लेते हैं दृश्य डेटा किसे कहते हैं। देखो, संसाधन पहले समझो। संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं, यह हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि, सामग्री, ये सभी क्या है, ये ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग हम किसी भी कार्य को पूरा करने में करते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य को पाते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, या तो मानव, या तो गैर मानव, या तो व्यक्तिगत, या तो साझे, या तो प्राकृतिक, या तो सामुदायिक। तो 3 प्रकार के साधन होते हैं, है ना। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। मूवी बॉय, क्या क्वेश्चन था आपका? लेट मी चेक, आप दोबारा बता दीजिए क्या था, फिर आपको बताते हैं। बस मुश्किल से 10 मिनट और, उसके बाद में फिर आपकी अगली क्लास स्टार्ट होगी 11:30 पे, ठीक है। दृश्य डेटा, टेलीफोन नेटवर्क या फिर केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर के घर के टीवी सेट तक प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सेवा को दृश्य पार्ट सेवा या डेटा कहते हैं। सिंपल सी बात है, दृश्य डेटा क्या हो गया? टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से, केबल सिस्टम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो भी आपके घर में कंप्यूटर है, टीवी है, उस पर जो भी दृश्य चल रहा है उसको दृश्य डेटा बोलते हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार पार्ट या फिर डेटा वगैरह बदल भी सकता है। ओके,
दूसरी क्लास आपकी जैसी वीडियो एंड होगी उसके 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 5 या 10 मिनट में। डिफाइन रिसोर्सेज, हाउ मेनी वेज टू रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। रिसोर्सेज क्या होते हैं और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, इंडिविजुअल एंड कॉमन, एंड नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए डियर। यहाँ से सब बढ़िया। मेरे पास भी एक फ़ोन है, ठीक है, मैं उसमें देख रहा हूँ तो मेरे पास सही क्वालिटी आ रही है। बीच में पता है क्या होता है कि यूट्यूब ना क्वालिटी को एडजस्ट कर देता है लाइव के हिसाब से, तो आप उसको दोबारा चेंज करते रहिएगा, ठीक है। आगे सर वीगन डाइट बता दीजिए। वीगन डाइट है आपके सिलेबस में? मैंने तो नहीं सुना अभी तक। विजुअल डेटा क्या होता है पढ़ लीजिए यहाँ से। वीगन डाइट आपके सिलेबस में नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, सिलेबस में मैंने देखा तो वीगन डाइट वगैरह नहीं है, ठीक है। सर ज्योग्राफी की मैप की वीडियो करीना, ज्योग्राफी की मैप में भी हो सकता है कि या तो शाम को डिस्कस करेंगे या फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। शारीरिक विकास क्या होता है, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है और 1 वर्ष तक कितना बढ़ता है, ठीक है। तो आ जाइए, जो मैंने आपसे एमसीक्यू में पूछा था ना उसका आंसर देता हूं। आप देखो, शारीरिक विकास का अर्थ होता है शारीरिक तौर पे वृद्धि होना। जब हम कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, तो उसका मतलब क्या होता है कि अब शारीरिक तौर पे आपकी वृद्धि हो रही है। यदि मतलब गर्भावस्था की बात करते हैं, यह वृद्धि गर्भावस्था से ही उस बच्चे की शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके गर्भ में ही उसके अंग बनते हैं, हाथ पैर नाक, ठीक है, सब कुछ बनता है। व्यक्ति की शरीर संरचना पूर्ण होने चलती है, इसमें शरीर का भौतिक विकास भी होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम होना चाहिए और 1 वर्ष तक होने के बाद में बच्चे का वजन 3 गुना हो जाता है। यानी कि जैसे 1 वर्ष क्या होता है तो उसका वजन कम से कम 10 से लेकर 12 किलो तक कम से कम हो जाना चाहिए था। ओके, इस प्रकार से। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में देख लेंगे कि व्हाट इज अ फिजिकल डेवलपमेंट, हाउ मच डज द बेबी वेट एट बर्थ एंड हाउ मेनी टाइम्स इट ग्रोस 1 ईयर। तो 3 टॉपिक थे आपके जो कि आपको मैंने समझा दिया अच्छे तरीके। शुरू करते हैं हम अपने सेक्शन नंबर बी के, जो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन है वहां से, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन 26 से शुरू है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से। सारे बच्चे बताते चलिएगा, जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा ये सर लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं और बच्चा कौन कौन से भाव प्रकट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में जो बच्चा है छोटा सा 4-5 साल का, 2-3 साल का, तो उसके लिए भावनात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, वो कैसे भाव प्रकट करता है। तो देखो, भावनात्मक जो विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये हमारे भाव हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे द्वारा हंसना, रोना, गुस्सा करना, नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा जागना, ठीक है। अब बच्चे के अंदर कैसे विकसित होते हैं, तो बच्चा जो है ना जब जन्म लेता है तो उस समय रोकर हंसकर अपने भाव को प्रकट करता है, ठीक है। जब कुछ कोई अच्छी चीज नहीं लगती है तो वो मुंह बना लेता है ना, गुस्से से मुंह बना लेता है, ऐसे भाव लेके आता है अपने चेहरे पे, है ना। अगर उसे कुछ पसंद नहीं होता, कोई अगर लेता है ना उसको, जैसे माँ ने ले रखा है, अब जैसे मौसी हो गई या फिर और कोई उसे लेता है, कोई दूसरी आंटी वगैरह, तो वो एकदम से मुंह सड़ा लेता है, ऐसा बना लेता है कि मतलब रोने टाइप में, है ना। तो ऐसा ही यह भाव जन्म से ही विकसित शुरू हो जाते हैं और आयु के साथ में धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। जन्म के समय हंसना, रोना, गुस्सा, जिज्ञासा, ये सब इसके भाव को दर्शाता है, ठीक है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आओ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जहां तक है कल सुबह आएंगे, ठीक है। अभी हम 2-3 पेपर और डिस्कस करेंगे। और देखिए पेपर अगर आपने कर लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पेपर के अंदर ही सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो अथवा वाले की बात कर लेते हैं। तो पर्याप्त कार्य कुशलता होने के बावजूद भी लोगों की कार्य क्षमता में कमी क्यों है, यानी कि लोगों के पास में कार्य कुशलता बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग स्किल डेवलप्ड हैं, बट वो कार्य जो करते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जहां पे वो काम करते हैं, ठीक है, वहां का जो कार्य स्थल है वो उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार नहीं है, ठीक है। अगर उनकी लंबाई ज्यादा है तो टेबल वगैरह पे जो काम कर रहे हैं उसकी लंबाई कम है, ठीक है। चौड़ाई ज़्यादा है तो उसकी चौड़ाई वगैरह कम है। तो ऐसे जो है शारीरिक अंगों को उसको आराम वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, विश्राम नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो काम तो करते हैं वो लोग, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती है उससे, है ना। ये चीज़ें होती हैं। ओके, कौन कह रहा है ये वीडियो रुक रही है? बच्चे देखिए क्या नाम, होम साइंस की वीडियो पूनम कौशिक, ये आपकी 6:30 पे स्टार्ट होगी। देखिए लाइव मैंने शेड्यूल कर रखी है, 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके एंड होने के बाद।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल डेवलपमेंट, व्हाट इमोशन डज द चाइल्ड एक्सप्रेस। तो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिए और बच्चा क्या क्या वो जो है ना कौन से भाव को स्पष्ट करता है यहाँ से देख लीजिए। डिस्पाइट हैविंग एडिकेट इफिशिएंसी व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ वर्क इफिशिएंसी पीपल। तो इसके बारे में कैसे लिखोगे, ये रहा देखो, लैक ऑफ वर्क इफिशिएंसी इज फन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो क्या रीजंस है उसके, यहाँ से पढ़ लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्या आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधन प्रबंधन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया में जो नियोजन होता है इसके चरण आपको बताने हैं। ठीक है, तो नियोजन प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं बच्चों, नियोजन प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं उसे और कितना अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। और इसमें कार्य अवधि का भी चुनाव होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, नियोजन के कई चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें किस प्रकार की समस्या आएगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब हमने समस्या ढूंढ ली, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के विकल्प हैं, 1 2 5 10 20। ठीक है, विकल्प हमने देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन विकल्पों में, इन ऑप्शंस में कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है, और फिर उस विकल्प को चूज करके हम अपनी योजना पे काम करना शुरू कर देते हैं। योजना को कार्यान्वित करना और फिर परिणामों को स्वीकार करना, जो हमने लागू किए थे उसके बारे में। ठीक है, कौन सा बच्चा कह रहा है कि सर जी वीडियो ब्लर आ रही है। देखिए अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत के बाद में आज अभी जो है ना वाईफाई की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा पाई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पढ़ाई का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, आई नो, बट उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कल सुबह भी आपके 2-3 लाइव सेशन ले लूंगा तो भरपाई हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, डू यू नो रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू परफॉर्म एट एनी टास्क, एक्सप्लेन दी प्लानिंग स्टेप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो लिख देंगे यहाँ पे स्टेजेस क्या होती है प्लानिंग की, प्लानिंग होती क्या है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चों, ड्राई क्लीन क्या होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ड्राई क्लीन क्या होती है। ओके, और ड्राई क्लीन जो है वो किन वस्तुओं, किन जो कपड़े होते हैं उन पे की जाती है। ठीक है, तो क्या होती है ड्राई क्लीन, देखो ड्राई क्लीन जल रहित तरल माध्यम में वस्त्रों की सफाई होती है, अर्थात बिना जल के कुछ तरल माध्यमों के द्वारा जब हम कपड़ों की, वस्त्रों की सफाई करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई क्लीन। एग्जाम्पल के लिए कुछ नाजुक और बहुत ही महंगे महंगे बहुत ही मुलायम वस्त्र, ठीक है, इन पर ड्राई क्लीन की सिफारिश की जाती है। जैसे कि कौन से होते हैं नाजुक महंगे मुलायम वस्त्र, लाइक रेशमी हो गए, ऊनी हो गए, रियान हो गए, ये सभी नाजुक और महंगे वस्त्र होते हैं, इसीलिए पे ड्राई क्लीनिंग की जाती है। आप कभी भी ये मत सोचना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कोट पैंट है हमारा, ठीक है, तो कोट को आप घर पे घड़ी साबुन से धो लोगे तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप साबुन से धोगे या फिर अन्य किसी चीज से तो उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी, उसकी चिकनाहट, उसकी वो जो नया जैसा दिखता है ना वो सब खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए ड्राई क्लीनिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ जो विलायक इस्तेमाल होते हैं ना, जहाँ पे वो किया जाता है ड्राई क्लीनर की दुकान पे या फिर व्यावसायिक लॉन्ड्री में, तो वहां पे उसको करवाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ओके, आगे बच्चों समझ में ड्राई क्लीनिंग के बारे में। इफ यस, सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। देखो बच्चे, मैं यहाँ पे अपने फोन में आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ और वीडियो भी देख रहा हूँ, तो मुझे ना तो वीडियो ब्लर आ रही है और बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई क्लीन, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गारमेंट्स ड्राई क्लीनिंग इज रिकमेंडेड। तो देख सकते हैं ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जो एक विद्यालय पूर्व बच्चा होता है इसके लिए हमें वस्त्र कैसे लेने चाहिए। तो विद्यालय पूर्व आयु वर्ग के बच्चे के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए, सबसे पहला पहनने में आरामदायक, अर्थात विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे के लिए कपड़े कैसे होने चाहिए, पहनने में आरामदायक हो, उसके लिए ऐसे होने चाहिए। ठीक है, उन कपड़ों का रख रखाव बहुत ही आसान हो, ऐसे होने चाहिए, प्रयोग में टिकाऊ हो और साथ ही साथ ऐसे भी हो कि वो खुद भी पहन सकें, है ना, ऐसे भी होने चाहिए। और उनके जो डिजाइन वगैरह है, रंग जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि बच्चों को ना अच्छा लगे। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ावा दे। ओके, इस प्रकार से। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की, कि हाउ शुड देयर बी क्लोथ्स फॉर प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। तो कैसे कैसे कपड़े होते हैं, पढ़ लीजिए यहाँ से, बहुत आसानी से दे दिया गया है आपको ये।
ठीक है, चलिए अब ये है बच्चों क्वेश्चन, अच्छा ये सी आ गया, ठीक है। अगर आप सभी को अभी तक के सी के जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी के 3 नंबर के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे यस सर जी समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ समझ में आ गया सबको, फिर आगे बढ़ेंगे। नवीन शर्मा, सर जी आप पहले स्कूल में टीचर थे क्या? नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक अभी कह सकते कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, बट आपसे 5 साल आगे, इतना समझ लीजिए, ठीक है। राजदास ऑफिशियल, यस सर जी समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर जी, बंशारी राघव, वेरी गुड। अब देखिए अथवा मतलब ये आ गया हमारा सेक्शन नंबर डी, इसमें 2 तरह क्वेश्चन है, 30 से लेके, ठीक है, 33 तक 4 नंबर के, 34 और 35 ये 5 नंबर के, ठीक है। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं हर एक चीज को। तो क्वेश्चन 30 क्या कहता है? 30 में कहा गया है संचार क्या होता है और संचार के महत्व को उजागर कीजिए। तो संचार क्या होता है भाई, आपने पढ़ा भी होगा और 11वीं की हिंदी के अभिव्यक्ति माध्यम में, है ना। तो संचार क्या है? जब हम विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी विषय पर, किसी विचार पर, मतलब किसी विषय पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, चिंतन वाद विवाद करते हैं, सोचते समझते हैं, अपने जो हाव भाव हैं, अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी को संचार बोलते हैं। अब संचार की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो संचार का जो प्रयोग है ना, वो विभिन्न संस्थाओं के लिए, विभिन्न लोगों के लिए विचारों, नियमों और तथ्यों को आदान प्रदान करने के लिए आपस में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यह है भाषा व्यक्तिगत संप्रेषण को मजबूत भी करता है। संचार के प्रयोग के द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, साथ ही संचार के माध्यम से लोग जो नई नई चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंटरनेट है, ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से लोग नई नई चीज़ों को देख रहे हैं आजकल, है ना, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं। आजकल तो एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोग उसके माध्यम से अपने जीवन को सुधार रहे हैं, है ना। संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में संचार अहम भूमिका निभाता है। जो भी कोई एनजीओ वगैरह होता है, कोई कंपनी होता है, तो संचार के माध्यम से ही तो वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। व्यापार अच्छा होता है इससे, और क्या हो गया आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका कि उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभों की शर्त, यानी कि सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है इसके क्या लाभ हमें हुए हैं? तो बहुत सारे लाभ हुए भाई। देखिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग अर्थात दूरस्थ वस्तु को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा आंकड़े भी बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकते हैं, ठीक है। ये कौन है? नवीन शर्मा, बताओ ना सर, क्या पूछा है आपने वैसे? ओके, अच्छा देखो, यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मौसम, कृषि, दक्षतापूर्ण चित्र प्रतिबिंबित लेने में सहायक होता है, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम को उन्नत करता है, ठीक है। विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली जो दूरसंचार प्रणाली है इसको और अच्छा बनाता है ना। और भी 1-2 पॉइंट है, संचार को विश्व तक पहुंचाता है और कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से, एज ए विलेज बना दिया है पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड को इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने। तो ये चीज़ें हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी से बाहर जो अदर प्लेनेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से। बस ऐसे आप बना के भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होती है यहाँ से पढ़ लीजिए, और इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की वो यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड सेकंड कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस क्या है बच्चों, ठीक है, यहां से पढ़ दो इंग्लिश मीडियम के बच्चों। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों की देखभाल करने में भाई बहन की क्या भूमिका होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। देखिए आजकल क्या होता है ना कि जैसे हम नॉर्मली किसी घर की हम बात करें, खास करके जो मिडिल क्लास के हैं, तो उनमें क्या होता है कि खास करके 99% है कि पिताजी काम करने जाते हैं, भाई वगैरह काम करने जाते हैं, ठीक है। 1% होता है कि माताएं भी काम करने जाते हैं। तो जिस घर में माता पिता दोनों ही काम करने के लिए जाते हैं, उन घरों में माता पिता के जाने के पश्चात बड़े भाई बहन ही होते हैं जो उस बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे कि बड़े भाई बहन क्या करते हैं, तो बड़े भाई बहन वो छोटे शिशु के साथ में उसके साथ में खेलते हैं, उसका मन बहलाते हैं, ठीक है, उसकी देखभाल करते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं, रोता है तो उससे छुपाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्लास 12th का होम साइंस का भी अपलोड कर दीजिए।
12th का बच्चों आपकी वीडियो अभी आएगी 6:30 पे। जैसे ये वीडियो एंड होगी आपकी आ जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों की देखभाल बड़े भाई बहन किया करते हैं ना, तो बड़ा होकर जिस शिशु की वो देखभाल कर रहे थे उनके साथ में उसका संबंध बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि पता है उसे इन्होंने हमारी देखभाल की है, तो बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है उस शिशु का अपने बड़े भाई बहन के साथ में, है ना। ये चीजें थी। तो बस हो गया आंसर आपका यहाँ पे 31 का। चलिए, व्हाट रोल डू सिबलिंग्स प्ले इन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड। तो कौन सा रोल प्ले करता है, यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी चीजें दी गई हैं आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। परिवार जो है ना, ये बचत करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, यानी कि पैसा बचाते बचाते पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसी संदर्भ में विवेकपूर्ण निवेश के कोई 4 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो देखो, हमें पता है भाई, हम मिडिल क्लास लोग जो है वो क्या करते हैं, पूरा जीवन ना 10,000 5,000 2,000 हर महीने बचा बचा के पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए बचत के बुद्धिमत्ता पूर्ण निवेश में, यानी कि जो पैसा आपके पास में बच रहा है, रखा हुआ है, उसको बुद्धि का उपयोग करते हुए निवेश को निवेश करना, जिससे कि आपको अच्छा निवेश प्राप्त हो, वापसी जो है ना, जितना पैसा निवेश किया उससे ज़्यादा पैसा मिले, आपका धन सुरक्षित हो, आवश्यकता पड़ने पर आप उसे निकाल भी सकें। तो ये चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद विवेकपूर्ण निवेश के 4 सिद्धांत होते हैं। तो 4 सिद्धांत कौन कौन से? मूल राशि, मूलधन की जो है ना, उसकी सुरक्षा होना है। क्योंकि देखो, निवेश का सबसे पहले सिद्धांत ये है कि भाई आप जो पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वो पैसा भले ही आपको लाभ हो या ना हो, लेकिन जो पैसा लगाया है वो कम से कम सुरक्षित हो, ठीक है। तो निवेश का सबसे पहला पॉइंट ये होता है। अब इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो गए, विकास पत्रक हो गए किसान के, बैंकों की समावधि जमा खाता हो गया, ये चीजें। प्रतिलाभ की तर्कसंगत दर, अर्थात प्रतिलाभ की दर जितनी अधिक होगी जोखिम उतना ही होगा धन निवेश करने से पहले। अर्थात देखो, सिंपल सी बात है, आप किसी कंपनी में किसी में निवेश कर रहे हो, शेयर मार्केट ऐसे आप निवेश कर रहे हो, तो आप पहले ये देखते हो ना कि आपको लाभ उससे कितना प्राप्त हो सकता है। अगर आपका लाभ कम है तो आप निवेश नहीं करोगे, है ना। तो प्रतिलाभ कितना होगा ये भी देखा जाता है। ओके ओके। फिर तरलता, कोई निवेश जितना अधिक तरल होगा उसकी कीमत उतनी अधिक होगी, फिर निवेशक को मिलने वाली आय उतनी कम होगी। अर्थात कोई जहां पे निवेश किया जा रहा है, अगर वो निवेश आसानी से हो जा रहा है, ठीक है, तो कीमत तो उसे भले अधिक मिल जाएगी, लेकिन आय उसकी कम होगी उससे। सुलभ पहुंच और सुविधा, अर्थात जो पैसा आपने दिया है, जो पैसा आपने लगाया है, जो पैसा निवेश किया है, आप उसे कभी भी अपने पास दोबारा वापस पा सकते हैं, ऐसी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत है बच्चों आपके, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। क्लास 11th की जियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कल आएगी बच्चों आपकी दोपहर में, ठीक है। जियो की वीडियोस आपकी कल दोपहर से आएंगी, क्योंकि अभी हम होम साइंस पे पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लिश मीडियम में द फैमिली स्पेंड्स देयर एंटायर लाइफ्स सेविंग इन द कॉन्टेक्स्ट, हाईलाइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपकी दे दी गई हैं। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, रैशनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और ये चीज़ें एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस प्रकार से। ओके, चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33। पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक रेशे में अंतर कीजिए। तो पॉलिएस्टर क्या होते हैं? पॉलिएस्टर, टेरालिन, एक सेकेंड, 33 में ये क्वेश्चन आया है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। देखो, पॉलिएस्टर यानी कि ये टेरिलीन या फिर टेरिन अथवा ड्रेकोन। देखो 3 नाम है पॉलिएस्टर के, टेरिलीन, टेरिन और ड्रेकोन। ये एक मानव निर्मित तंतु होता है जो कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। यह रेशा आंशिक रूप से पारदर्शी होता है और चमकीला भी होता है, ठीक है। यह पुनर्आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पॉलिएस्टर में थोड़ी सी कम होती है। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सामान्य रूप से रेयान, कपास, ऊन, ऐसे कुछ हदों तक जो रेशम के साथ मिलकर इसको बनाया भी जा सकता है। अकेला ये भी बन सकता है और इन सभी चीज़ों के साथ मिलकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। एक्रिलिक की बात करें तो एक्रिलिक भी एक प्रकार का मानव निर्मित ही कृत्रिम रेशा है। यह ऊन से इतना मिलता जुलता है कि कई विशेषज्ञ इनमें अंतर भी नहीं कर सकते। अर्थात एक्रिलिक हो गया और ऊन, ये दोनों इतने मिलते जुलते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है कि ये क्या है, ठीक है। इसे क्या नाम है, कैशमीलॉन भी कहा जाता है। ये ऊन को अपेक्षाकृत सस्ता करते हैं। एक्रिलिक को मुख्य रूप ऊन के साथ में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये चीज है। तो हो गया आपका पॉलिएस्टर और एक्रिलिक का। इंग्लिश में
डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर, तो पॉलिस्टर क्या होता है, एक्रिलिक क्या होता है, ऐसे पढ़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर आपका 34। रामू को अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, उसे क्रेडिट के बारे में समझाइए तथा क्रेडिट देने के निर्णय कैसे नियंत्रित होते हैं उसे उल्लेख कीजिए। अर्थात आपको क्रेडिट के बारे में बताना है और क्रेडिट क्या बोलते हैं, क्रेडिट देने के निर्णय कैसे नियंत्रित होते हैं वो हमें बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से, रामू अपने व्यवसाय के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। इसमें क्रय के लिए तत्काल रुपए उधार लिए जाते हैं, अर्थात वो अपने व्यापार के लिए पैसे तुरंत उधार ले सकता है, जैसे कच्चा माल उठाने के लिए, किसी जमीन वगैरह को खरीदने के लिए। बैंक या फिर कोई भी वित्तीय संस्था ऋण तभी देती है जब उसे ये विश्वास हो जाए कि उधार लेने वाला उधार लिए हुए ऋण को वापस कर देगा। अर्थात बैंक जो है या फिर कोई भी साहूकार वगैरह हो गए, आज के टाइम पे भी होते हैं ऐसे, है ना, तो वो पैसा कब कब देते हैं आपको, कब उधार देते हैं, वो तभी उधार देते हैं जब पता होता है कि उसे कि चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए ये बंदा मेरे पैसे लौटाई देगा, तभी वो उधार देता है ना, ये चीजें हैं। क्रेडिट फोर का निर्णय 4C के द्वारा निर्धारित होता है। कौन कौन से, पहला चरित्र, सहमति के अनुसार ऋण को अदा करने की इच्छा तथा निर्धारण, अर्थात जो आपको ऋण दे रहा है चाहे कोई निजी संस्था हो या फिर बैंक हो, तो वो सबसे पहले देखती है कि आपका चरित्र क्या है। ठीक है, कि आपकी इच्छा है भी कि आप पैसा वापस कर पाओगे या नहीं। फिर क्षमता, दायित्व को पूरा करने की योग्यता, अर्थात ऋण को अदा करने के लिए परिवार की क्षमता का निर्धारण, परिवार द्वारा प्राप्त आय तथा व्यय के बीच अंतर करना। अर्थात मान लेते हैं आप ऋण मांग रहे हो बच्चों 10,000 रुपया, ठीक है, और आपके परिवार की पूरी आय है 8 रुपए, मतलब 8,000 रुपए, तो कोई भी निजी संस्था बैंक आपको ऋण देगी ही नहीं। ठीक है, वो आपकी पूरी परिवार की आय देखती है, उसमें फिर वो देखती है कि कितना पैसा आप बचा पाते हैं, क्योंकि बचे हुए पैसे में तो आप उनका उसका ऋण दोगे ना महीने महीने पे, है ना। तो ये पहले ये देख लेती है कि क्षमता है उसकी कि पैसा दे पाएगा या नहीं। फिर है पूंजी का, कि संपत्ति अर्थात परिवार की पूंजी का निर्धारण है। कोई भी जब आपको लोन देता है, उधार देता है, तो क्या देखता है, मान लेते कोई 10-20 लाख का लोन दे रहा है या उधार दे रहा है, ऋण दे रहा है आपको, तो देखते हैं इसके पास जमीन वगैरह है इतनी, अगर ये पैसा मेरा नहीं दे पाया तो मैं ले सकूं इससे, है ना। फिर जमानत की बात आ जाती है, तो पूंजी की विशिष्ट इकाइयां जो दिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी जाती है, इस शर्त पर उधार देने वाले के पास रखी जाती है कि यदि कर्जा ऋण को अदा नहीं कर पाए तो साहूकार गिरवी रखी पूंजी को बिक्री को अदा करके ले जाएगा। अर्थात देखो ये ना पहले बहुत होता था, ठीक है, खास करके गाँव में, कि वो क्या नाम है, एक ऋण पत्र पे किसानों के खास करके उनके अंगूठे लगवा लिए जाते थे, और कहते थे, मतलब उनको पैसा दे दिया जाता था, और कहते थे कि अगर तुमने ये पैसा नहीं चुका पाया इतने महीने में, इतने साल में, तो फिर तुम्हारा ये घर हमारा हो जाएगा, और कानूनी वो उस पर उनका अंगूठा लगवा लिया करते थे। ठीक है, तो ये यही दर्शाता है, बैंक हो गए या फिर और जो निजी संस्थाएं हो गई या फिर कोई व्यक्ति हो गया जो पैसा आपको उधार दे रहा है, वो क्या कहता है, अगर तुमने पैसा नहीं दे पाया तो तुमने ये जो जमीन के कागज मेरे पास रखी है ना, वो जमीन भूल जाना, वो जमीन मेरी हो जाएगी फिर। ठीक है, ये चीजें होती हैं। बस हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए 34 अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो फटाफट से बता दीजिए। उसके बाद वस्तुओं की देखभाल और रख रखाव के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। तो भैया जी वस्तुओं की देखभाल रख रखाव के बहुत सारे पहलू होते हैं। कौन कौन से, देखो, देश में कई प्रकार के मौसम होने के कारण मौसम परिवर्तन के समय में वस्त्रों को संग्रह करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। देखिए हमें पता है कि भारत में ना बहुत सारे मौसम आते हैं, 3-4 प्रकार के, तो ऐसे में और देश विभिन्न, हम बात करें कंट्रीज की तो ना जाने कितने प्रकार के हैं, है ना। भारत की 3-4 प्रकार के मौसम है, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के चलन के कारण उनके संग्रह और देखभाल के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात जो हमें पता है कि वस्त्र कई प्रकार के हम पहनते हैं, कई प्रकार का प्रचलन है, तो उसी हिसाब से उनके तरीके अलग होते हैं। हर एक वस्त्र की समय समय पर उनको संरक्षण करने से पहले मरम्मत कर लेनी चाहिए। उधड़े हुए यानी कि जो सिलाई वगैरह उधड़ जाती है ना, तो उसको सिल लेना चाहिए। वस्त्र के रेशे के अनुसार अभिकर्मक व विलायकों का चयन करके धुलाई करनी चाहिए। ठीक है, अर्थात जैसे कोई कोट है या फिर नॉर्मली साड़ी है, तो अपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए अलग अलग अभिकर्मक विलायकों का उपयोग करके इसको वो करना चाहिए। ठीक है, धोना चाहिए। वस्त्रों में चमक और कड़ापन करने के लिए स्टार्च का और गोंद का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कपड़ों में। उसके बाद पीलापन दूर करने के लिए नील का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे व्हाइट टी शर्ट हो गया या फिर व्हाइट इनर वियर हो गया, है ना, तो इसके लिए हम नील लगा सकते हैं। नाजुक और जो महंगे वस्त्र होते हैं इन पे ड्राई क्लीन करवाओ। ठीक है, और रख रखाव और संग्रहण जब ये किया जाए ना,
तो इसके लिए बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अब वो बातें क्या क्या हैं भैया जी, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पैकिंग अत्यंत कम नमी वाले वातावरण में की जाए, यानी कि पैकिंग जो है ना वो ऐसे में की जाए कि ज़्यादा ठंडा वगैरह ना हो वहाँ पे, ठीक है। अलमारियों में, ट्रंकों में उन्हें खुला पैक करें, ठीक है। जो अलमारियाँ होती हैं ना उसके, उसमें खुला पैक करें उन्हें। अत्यधिक कसकर पैक करने से वस्त्रों में फिर सिलवटें पड़ जाती है। फिर फायदा क्या है, आपने प्रेस करके रखा और एकदम बहुत ही दबा के रख दिया उसको, तो क्या फायदा जब आप उसको दोबारा निकालोगे 2-3 महीने बाद में, तो उस पर सिलवटें पड़ जाएंगी, ठीक है। वस्त्र मेक श्योर कि सूखे हों और किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो, अगर हैं तो धो के उसके हटा लो, ठीक है। वस्त्रों की धूल वगैरह जो है उसको ब्रश से हटा दो, ठीक है। वस्त्र की धुलाई ड्राई क्लीन वस्त्र के अनुसार जो आवश्यक हो उसको करवा लेना चाहिए। संग्रहण के समय नेपथलीन की गोलियां, अखबार, मैथवॉश, नीम की पत्तियां, इन सभी का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की कीटों से बचने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका जो कि आपको यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग सर, महिमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला देखिए, इसी का इंग्लिश वर्जन कि रामू नीड्स मनी फॉर हिज बिजनेस। आपको उसको क्रेडिट के बारे में बताना है, क्रेडिट के डिसीजन के बारे में। तो रामू भैया जी को चाहिए यहाँ पे पैसा अपने बिजनेस के लिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। और ये रहा 4C के बारे में, क्रेडिट के 4C, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलेटरल, इस प्रकार से, ठीक है। सर क्लास 11th की सेकंड बुक का इंडिया वाली मैप, निखिल सिंह देखिए बच्चे, कल आपकी ज्योग्राफी की सारी वीडियो 12 बजे के बाद में आएंगी, ठीक है। ताकि कल जो होम साइंस के बच्चे होंगे वो पेपर देने चले जाएंगे, फिर आपकी हम क्लास अटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये वो था कि कपड़ों के संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और स्टोरेज जब किया जाए तो उस समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल से 5 मिनट और लिखेंगे, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन 35 कहता है कि आपकी सहेली का नाम है प्रीति, जो कि बहुत ही उदास है, बुझी बुझी सी रहती है, उसको ठीक से नींद भी नहीं आती है। आप प्रीति कह लीजिए या फिर जो भी सहेली का नाम है आपकी, उसे तनाव प्रबंधन के लिए किन 5 तरीकों से तनाव प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें विस्तार से समझाइए। यानी कि आपकी जो सहेली है प्रीति, वो ना डिप्रेस्ड है किसी बात को लेके या फिर अन्य बातों को लेकर डिप्रेस्ड है, तो आप उसे किस प्रकार से उस तनाव से निकालोगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि देखो, मैं प्रीति को ये सलाह दूंगी कि मैं निम्नलिखित कारक से कहूंगी कि उसे देख, तू अपना तनाव दूर कर। कैसे? सबसे पहले देख प्रीति बेटा, पहले तो ना पॉजिटिव थिंकिंग रख, ठीक है, सकारात्मक सोच रख। सकारात्मक सोच जो होती है ना, ये हमारे मन के अंदर मस्तिष्क को किसी भी बात को परेशान नहीं होने देती है, ठीक है। हमें सही दिशा दिखाती है और शांति स्तर तक पहुंचाती है। अगर तू नकारात्मक रहेगी तो भ्रमित रहेगी, हमेशा तनाव में रहेगी, दुखी रहेगी। इसीलिए देख बेटा, तू ना सकारात्मक सोच, ठीक है। व्यायाम, देख प्रीति बेटा कि तू ना नियमित तौर पे 20 से 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम कर लिया कर, ठीक है। जिसमें तू ना पार्क जा सकती है, थोड़ा सा रनिंग कर सकती है, घूम सकती है आसपास के एरिया में, है ना। इससे दिमाग तरोताजा होगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा, तो डिप्रेशन थोड़ा दूर हो जाएगा। रचनात्मक कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप ना अपने आप को बिजी रखो, आपको सोचने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य कर लो, थोड़ा बहुत योगा कर ले, ठीक है। ध्यान लगा ले 10 से 20 मिनट, तो इससे क्या होता है कि ध्यान लगाने से गहरी सांस जब लेते हैं ध्यान के दौरान, तो दिमाग हमारा शांत हो जाता है, इससे डिप्रेशन भी हमारा दूर होता है ना। ये चीजें होती हैं। उसके बाद प्रसन्नता, तो देख लेती बेटा कि खुश रहे हमेशा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्रोध जो है ना, ये हमारी चिंता, हमारी निराशा, इसका कारण बनता है। इसीलिए खुश रहोगी तो तनाव तो आएगा ही नहीं, है ना। दिनचर्या में बदलाव कर, हो सकता है कि जिस हिसाब से तेरी दिनचर्या है तो उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो, उसकी वजह से सर दर्द रहता होगा, उसकी वजह से डिप्रेस्ड है तू, तो एक काम कर, थोड़ा सा दिन में चेंजेस कर ले अपने टाइम पीरियड में, ठीक है। संगीत सुन लिया कर थोड़ा, क्योंकि कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, तो वो हमारे डिप्रेशन को थोड़ा दूर कर देते हैं, है ना। पढ़ने की आदत डाल ले बेटा, ठीक है। फिर और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ना कहना सीखे। ये ना आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि लोगों को जो काम नहीं करना है ना, दूसरे लोग कहते हैं कि कर दे, तो वो ना नहीं कह पाते हैं। ना क्यों नहीं कह पाते हैं? अरे भाई, आप ना कहो, क्यों कहो? क्योंकि देखो, अगर आप वो काम कर रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है और आपका आपका उस काम से नुकसान हो रहा है, तो ना कह दो ना सीधा। एक नो वर्ड आपके टाइम, आपके पैसे, आपके शक्ति, आपके मन, सब चीज को बचाएगा। तो ना कहना सीखो, है ना। ये चीजें होती हैं।
ओके, अब यहीं पे इंग्लिश मीडियम में योर फ्रेंड प्रीति फील्स एग्जिस्ट एंड कांट इवन स्लीप प्रॉपरली, तो वो बेसिकली डिप्रेस्ड है, कैसे कैसे वो बाहर निकलेगी, तो पॉजिटिव थिंकिंग कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, क्रिएटिविटी निकाले, ठीक है, योगा कर सकती है, मेडिटेशन, हैप्पीनेस रहे हमेशा उसके दिमाग में, चेंज इन डेली रूटीन, म्यूजिक, रीडिंग हैबिट, लर्न टू से नो, इस पे। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 11th के अपने होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 4th और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है इसको कंप्लीटली सॉल्व करके समझ लिया है। दैट मीन्स कि हमारा जो चौथा सैंपल पेपर है इस वीडियो में अब पूरा हो गया। ठीक है, अब 1-2 दिन और बचे आपके एग्जाम के लिए, तो चिंता मत करो, आपको अभी हम कम से कम 1 से लेके 2, जी हाँ बच्चों, 1 से लेके 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर और अभी आपको करवाएंगे, तो टोटल मिला के 6 हो जाएंगे, कम से कम 6, 7 भी पहुंच सकते हैं आपके। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा जिसमें सारी सैंपल की वीडियोस मिलेंगी, तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है,